हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पेपर फ्रॉम जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2019 इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अच्छा, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आज ही मॉर्निंग में। वो बाय मिस्टेक वो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का वो क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं है, वो पीएचडी का है। उसके वीडियोस में कुछ क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन, तो वो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि एनीवेज एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू लाइफ साइंसेज फ्रॉम एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन can be helpफुल फॉर यू ऑल guys, because you people are preparing for the life sciences entrance examination. तो इवन दैट वीडियो इज ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्पफुल। बट वो जेएनयू का एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन नहीं है, वो बाय मिस्टेक पीएचडी का है। वीडियो है ये एमएससी बायोटेक्नोलॉजी बीआईटी कोड है, जिसको मैंने एनटीए के वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो मैं अपने दो व्यूवर को थैंक्स करना चाहता हूँ, जो उसके मैंने वीडियो अपलोड करने के बाद में उन्होंने तुरंत मुझे मैसेज किया। तो आई रियली वांट टू थैंक्स गोविंद एंड सलोनी। उन्होंने दोनों ने मुझे हाईलाइट किया, तब मुझे ये मालूम चला मिस्टेक। और अब ये वीडियो में मैं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का 2019 का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 1 से लेकर 130 क्वेश्चन तक है, जिसमें 1 से लेकर 50 तक ये मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। तो मैं वो सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ 51 नंबर क्वेश्चन से, जो बायोलॉजी से रिलेटेड, तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, मॉलिकुलर चैपरॉन आर प्रोटीन implied by nature that assist in proper folding of the protein in their native form state by preventing misfolding and aggregation predominantly by interacting with the target protein through. Okay, तो चैपरॉन्स प्रोटीन होते क्या हैं? चैपरॉन्स प्रोटीन प्रिवेंट करते हैं इम्पॉर्टेंट प्रोटीन, जो हमारे बॉडी में इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है, उसको डीनेचर होने से बचाते हैं ये प्रोटीन, मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स। तो ये कैसे इंटरेक्ट करता है? सपोज ये एक प्रोटीन है, इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, और इसके साथ में चैपरॉन्स प्रोटीन आते हैं। तो कुछ चैपरॉन्स इसके इस तरफ बाइंड कर जाएंगे, सी टर्मिनस की तरफ, और कुछ एन टर्मिनस की तरफ। ये एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है। इसकी वजह से ये प्रोटीन अपना नेटिव फॉर्म जो है वो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर क्या रखता है, या नेटिव फॉर्म मेंटेन रखता है। अच्छा, चैपरॉन बाइंड क्या करता है? तो आपको मालूम है कि जब भी कोई प्रोटीन हो जाए इसके 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर, तो सेंटर पे जो रहते हैं हाइड्रोफोबिक डोमेन, वहीं पर कैटालिटिक साइट होता है। तो चैपरॉन्स क्या करते हैं? इस हाइड्रोफोबिक डोमेन को बचाते हैं। तो ये कैसे करेंगे? हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस करके। तो इस हाइड्रोफोबिक के साथ में इंटरेक्ट कर जाते हैं कंजर्व डोमेन के साथ में प्रोटीन के, और इसके अनफोल्डिंग होने से बचाते हैं। तो आंसर होगा डी। Moving to next question, 52. Chromatography is a powerful technique for the separation of the biomolecule from the crude mixture. Alkaline phosphatase which has pi value 5 can be best separated from the such mixture of protein at pSa. Okay, तो कह रहा है यहाँ पर कि एक प्रोटीन का मिक्सचर है, बफर है यहाँ पर 7.0, प्रोटीन है अल्कलाइन फॉस्फेटेस, अदर प्रोटीन भी है इसके साथ में, अल्कलाइन फॉस्फेटेस भी है। इसकी पीआई वैल्यू कितनी है? तो इसकी पीआई वैल्यू है 5। अच्छा, पीआई वैल्यू क्या होता है? जिस पे नेट चार्ज 0 हो। तो हम लोग ये मानेंगे कि 5 पे क्या होता है? नेट चार्ज 0 हो जाएगा। लेकिन ये अल्कलाइन फॉस्फेटेस कितने पीएच के बफर पर सस्पेंडेड है? 7 पे। तो 7 पीएच पर इस बफर में जब रखेंगे, तो इस अल्कलाइन फॉस्फेटेस पे क्या नेट चार्ज होगा? तो ये अल्कलाइन फॉस्फेटेस, आपको मालूम होगा या आपने पढ़ा होगा कि पीआई पर नेट चार्ज किसी भी प्रोटीन का और अमीनो एसिड का 0 हो जाता है। और इसके बाद आगे बढ़ें तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और इससे पीछे, अगर पीआई से पीछे आए तो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो जैसे पीआई 5 है, तो अगर मैं इसको पीआई 5 रखूं, तो अगर मैं पूछूं कि 7 पे क्या चार्ज होगा इसके ऊपर, तो 7 तो इससे ज़्यादा है, यानी नेगेटिव चार्ज। अगर 3 पूछता तो इस पर क्या चार्ज होता है? कम है तो पॉजिटिव चार्ज। तो 7 पे इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज है, तो अगर कोई क्रोमेटोग्राफी जिसमें हम लोग बीड डालते हैं, तो यहाँ पर अगर इस बीड में पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये इसके साथ में क्या करेगा? बाइंड कर जाएगा, और ये यहीं पर रुक जाएगा, स्टे कर जाएगा। बाकी सारे प्रोटीन, अनवांटेड प्रोटीन क्या हो जाएंगे? एल्यूट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और एपी अल्काइन फॉस्फेटेज यहीं पर अटैच रह जाएगा। तो ये कैसा क्रोमेटोग्राफी होगा? जिसमें बीट पॉजिटिव होते हैं, तो वो बीट पॉजिटिव होने वाले होते हैं एनायन एक्सचेंजर, क्योंकि ये एनायन एक्सचेंजर मतलब नेगेटिव के साथ में इंटरेक्ट करना है, एक्सचेंज करना है, तो ये बीट अपने ऊपर किसका लगाएंगे? पॉजिटिव टाइप का। तो
आंसर होगा यहाँ पर ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन बाय 8 मोलर यूरिया डज नॉट इन्वॉल्व। ओके, 8 मोलर यूरिया यूज कर रहे हैं डीनेचुरेशन के लिए, यानी उसके 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर को ब्रेक करके क्या करते हैं, ये लीनियर फॉर्म कर जाए, डीनेचर कर जाए। तो डीनेचर में सारे हाइड्रोफोबिक वीक इंटरेक्शंस, आयनिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं एक्सेप्ट पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड होता है किसके बीच में है, 2 अमीनो एसिड के बीच में, और ये किस तरह का बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो ये इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। किसको ब्रेक कर पाएंगे, वीक इंटरेक्ट। तो वीक इंटरेक्शंस में क्या आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो आंसर होगा डी, क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज साइड चेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में सेरीन आता है, थेरियोनिन आता है, क्योंकि इनके साइड चेन में क्या है, OH। ठीक है, थेरियोनिन का स्ट्रक्चर कैसा है, COOH, एमाइन ग्रुप NH2CHOH और यहाँ पर CH3। तो ये है थेरियोनिन, थेरियोनिन में साइड चेन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो आंसर होगा सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन GMAs द एंजाइम विच फिक्स CO2 इंटू मैलिक एसिड। मैलिक एसिड कितने कार्बन का है, मेलेट, मेलेट को ही मैलिक एसिड बोलते हैं, 4 कार्बन का। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जा रहा है कितने में, 4 कार्बन में। तो ये C4 प्लांट में होता है, C4 प्लांट। C4 प्लांट क्या होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और फॉस्फेनल पायरुवेट PEP जो है 3 कार्बन का कंबाइन करके ऑक्सलो एसीटेट जो 4 कार्बन का है वो बनाते हैं। तो 1 कार्बन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, 3 कार्बन फॉस्फेनल पायरुवेट, ये ऑक्सलो एसीटेट बनाते हैं 4 कार्बन का, जो फर्दर कन्वर्ट होता है मेलिक एसिड में, ये भी 4 कार्बन का है। तो ये एंजाइम कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, फॉस्फेनल पायरुवेट PEP कार्बोक्सिलेज। तो इसका आंसर होगा डी। ऐसे भी GMAs, अच्छा GMAs को क्या कहते हैं, मेज कॉर्न। ठीक है, ये C4 प्लांट का एग्जाम्पल है। तो आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा C3 प्लांट, C4 प्लांट, ये C4 में, C3 में क्या रहता है, रूबिस्को। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्जर्व्ड आफ्टर शिफ्ट ऑफ एन ई कोलाई फ्रॉम एरोबिक टू एनएरोबिक कंडीशन। तो एरोबिक से एनएरोबिक कंडीशन होगा तो सबसे पहले तो फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि फर्मेंटेशन तभी होता है जब एनएरोबिक या पार्शली एरोबिक कंडीशन हो। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एग्जाम्पल है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम इन्वॉल्व इन फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये इसके जीन अप रेगुलेट हो जाएंगे। अच्छा, फर्मेंटेशन का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर इस फर्मेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए आगे, दूसरा कौन सा ऑप्शन, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जीन अप रेगुलेटेड। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज होता क्या है कि O2 को ये स्केवेंज कर लेगा। तो O2 को स्केवेंज का मतलब क्या है कि O2 को फ्री O2 को कैप्चर करके क्या बना देगा, H2O2, क्योंकि एनएरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अगर उनको ऑक्सीजन से एक्सपोज हो रहा है तो वो तुरंत ऑक्सीजन को कैप्चर करके स्टेबल प्रोडक्ट H2O2 बना देंगे, ताकि ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में सेल को नहीं मिले। और इसके लिए एंजाइम कौन चाहिए, SOD, जिसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ठीक है, तो ये भी अप रेगुलेट हो जाएगा। तो दोनों होंगे फर्स्ट एंड सेकंड, आंसर विल बी फर्स्ट। मूविंग टू नेक्स्ट, स्टेटमेंट है और उसके साथ में रीजन दिया हुआ, फोटोफॉस्फोरिलेशन अकर इन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ट्रू है, क्लोरोप्लास्ट में, बट नॉट अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी, ये भी ट्रू है। फोटोफॉस्फोरिलेशन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या होता है, ADP प्लस PI कन्वर्ट टू ATP इन प्रेजेंस ऑफ फोटोन लाइट, तो उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ NADH से आते हैं वहाँ से, तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि फोटोफॉस्फोरिलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। तो इसका क्या रीज़न है, माइटोकॉन्ड्रिया में ATP सिंथेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉस्फोरिलेशन ऑफ ADP, ये ट्रू है। F0F1 कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसको, तो इसकी वजह से तो ATP बनता है, ये करेक्ट है। लेकिन ये रीज़न नहीं है कि फोटोफॉस्फोरिलेशन क्लोरोप्लास्ट में होता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में था। ATP सिंथेस क्लोरोप्लास्ट में भी रहता है, F0F1 कॉम्प्लेक्स।
तो स्टेटमेंट करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, आर जो है रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, आंसर होगा बी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग ग्राफ टू द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। ओके, तो ये मैकलिस मेंटेन इक्वेशन का है, जहाँ पर एक ग्राफ ए क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ए क्या होता है सबस्ट्रेट, सी क्या होता है वेलोसिटी, डी क्या है वी मैक्स, और ये वाला पोर्शन क्या है वी मैक्स बाई हाफ, और ये क्या है केम। आंसर क्या हो जाएगा, ए इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट है। बी क्या है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट हाफ ऑफ द वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, ये भी करेक्ट है। सी इज सबस्ट्रेट हाफ, नहीं ये नहीं है, सी क्या होगा वी नॉट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, ये रॉन्ग है। ए इज एंजाइम एक्टिविटी, नहीं ये सबस्ट्रेट है, तो आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकेंड। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस इन बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो अभी जस्ट एक्सप्लेन किया, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि फोटोफॉस्फोराइलेशन क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। बाकी क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया बोथ में डीएनए होते हैं, हाँ। क्लोरोप्लास्ट का साइज लार्जर है एज कम्पेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी ट्रू है। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, आउटर एंड इनर, ट्रू है, तो यहाँ पे आंसर ए होगा, रॉन्ग पूछ रहा है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है। तो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन सैचुरेटेड टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, तो सबसे पहले तो समझ ले कि सैचुरेटेड फैटी एसिड होता क्या है। आपको मालूम होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड एब्सेंट होते हैं, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। जैसे घी, डालडा, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, तो ये अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा तो ये सॉलिड स्टेट में रहेंगे, तो ये फ्लूइडिटी को क्या कर देंगे, डिक्रीज करेंगे, फ्लूइडिटी डिक्रीज करेगा। ओके, और अनसैचुरेटेड अगर रहते हैं तो इनसे मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जैसे मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर, तो ये मेल्टिंग पॉइंट लो है, इसलिए लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, ये फ्लूइडिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इंक्रीज करेगा अगर सैचुरेटेड टू अनसैचुरेटेड का रेशियो इंक्रीज करता है। ध्यान से समझिए, तो सैचुरेटेड टू अनसैचुरेटेड रेशियो कब इंक्रीज करेगा, जब सैचुरेशन इसका वैल्यू इंक्रीज कर जाए और इसका वैल्यू डिक्रीज कर जाए, ठीक है, तभी रेशियो इंक्रीज होगा। तो अगर सैचुरेटेड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो फ्लूइडिटी तो डिक्रीज करेगा, फ्लूइडिटी तो डिक्रीज कर रहा है, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इंक्रीज क्या कर रहा है, तो ये तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, नहीं ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहले ही ऑप्शन क्या है इनकरेक्ट, तो आंसर यही होगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं फिर भी। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इंक्रीज विद डिक्रीज ऑफ सैचुरेटेड टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, तो सैचुरेशन और रेशियो इनका डिक्रीज कर रहा है, तो तब कब डिक्रीज करेगा, जब सैचुरेशन का कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाएगा और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज करेगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, तो अनसैचुरेटेड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इंक्रीज करेगा, ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सिस डबल बॉन्ड, सिस डबल बॉन्ड किस में होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, ट्रू है। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ ट्रांस डबल बॉन्ड, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिक्रीज पूछ रहा है, तो अगेन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिक्रीज करेगा क्योंकि यहाँ पे ट्रांस डबल बॉन्ड का नंबर इंक्रीज कर रहा है। ट्रांस क्या होते हैं, इस तरीके से अगर इनके बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है तो इनको ट्रांस बोलेंगे, तो ये बहुत अच्छे से ट्रांस रहने के बाद भी ये इजीली क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ में इस तरह से सुपर इम्पोज करते हैं, इसीलिए इनकी कोई भी पैटर्न में चेंजेस नहीं होगा और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। लेकिन सिस में क्या होता है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा वहाँ से स्ट्रक्चर एंगल बना देगा, ठीक है, सर्टेन एंगल हो जाएंगे, टेपर हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से इनके बीच में गैप बन जाता है, तो गैप बनने की वजह से ये लिक्विड स्टेट में रहते हैं। इसका डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन लेनिंजर बुक में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा फर्स्ट। चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।